हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने टॉपिक कवर किया है सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट हमने डिस्कस करा था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये वैसे तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बुक में एक टेबल दे रखा है जिसमें कंपैरिजन कर रखा है। किसका कंपैरिजन है? एनआरआई का, पीआईओ का एंड ओसीआई का। तो यहाँ पे एनआरआई और पीआईओ के बारे में कुछ खास नहीं बताया हुआ, सिर्फ यही बताया कि एनआरआई कौन होता है या पीआईओ कौन होता है, राइट। तो ओसीआई के जो डिटेल्ड फीचर है ऑलरेडी हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वही सेम फीचर्स यहाँ पे इस टेबल के अंदर दे रखे हैं, तो उनको रिपीट करने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, राइट। तो हम ये वाला जो टेबल है यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एनआरआई और पीआईओ क्या है, राइट। तो एनआरआई का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो पर्सन जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, किसी भी पर्पज से रह रहा है, एजुकेशन के लिए या काम के लिए या किसी भी पर्पज से किसी दूसरी कंट्री में रहता है लेकिन उसके पास पासपोर्ट इंडियन है, तो वो होता है एनआरआई। पीआईओ कौन होता है? पीआईओ मीन्स पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का वो पर्सन है लेकिन उसके पास जो पासपोर्ट है वो दूसरी कंट्री का है, राइट। तो वो कौन होता है? वो होता है पीआईओ की कैटेगरी में आता है। और लास्ट हमने देखा था कि पीआईओ और ओसीआई दोनों को मर्ज करके बनाया गया था ओसीआई कार्ड होल्डर्स, राइट। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो होते हैं उनको कौन कौन से इंडिया के बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट, ओसीआई कार्ड होल्डर को, तो वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सिटीजनशिप के अंदर हम सब कुछ डिटेल में कर चुके हैं, बस एक टॉपिक बचा है, वो है सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 5 to 11। अब ये जो आर्टिकल्स है ना, इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स को हमने एज इट इज, जो होता है ना कि आर्टिकल 5 इसके साथ डील करता है, 6 इसके साथ डील करता है, तो वो हमने वहां पे डिस्कस नहीं करा। वो मैंने बताना भूल गई कि ये आर्टिकल 5 है या 6 है या 7 है, तो इसीलिए जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसमें आता है आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक सबकी हम हेडिंग यहाँ पे देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 5 है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप के क्या रूल थे, किसको सिटीजनशिप दी गई थी, तो उसके बारे में जो प्रोविजंस है वो दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 5 के अंदर। तो डोमिसाइल वाला हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था, तो वही आता है आर्टिकल नंबर 5 में। आर्टिकल 6 है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे सिटीजनशिप राइट्स उन लोगों के दे रखे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे, क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे, कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए थे। अब इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए उनसे तो हमें कोई मतलब है नहीं है। अब जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप किस तरीके से देनी है, तो वो आर्टिकल 6 में मेंशन है। आर्टिकल 7 में है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब कुछ लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए लेकिन पाकिस्तान से दोबारा फिर से वापस इंडिया आ गए हैं रिसेटलमेंट के लिए, तो उनके क्या क्राइटेरिया है इंडियन सिटीजनशिप लेने का, तो ये मेंशन है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, सपोज सिंगापुर में रह रहा है, तो अब वो वापस से इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 8 में, राइट। तो आर्टिकल 5 में क्या है? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टाइम पे सिटीजनशिप के लिए क्या
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था डोमिसाइल वाला, राइट, जो इंडिया का डोमिसाइल है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हैं, राइट, इंडिया में उनका बर्थ हुआ है, पर्सन का बर्थ हुआ है या उसके पेरेंट्स का बर्थ हुआ है, तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 5 आ गया। आर्टिकल 6 में क्या है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। आर्टिकल 7 है, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे फिर से वापस इंडिया आ गए। आर्टिकल 8 क्या है, जो इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो उनका क्राइटेरिया आर्टिकल 8 में है। 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि अगर किसी के पास फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर कोई अपनी मर्जी से ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन हो चुका है तो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी, जो भी वहां का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। तो जब वो उसके पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप आ जाएगी तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के राइट्स जो हमें दिए हुए हैं वो हम आगे कंटिन्यू होते रहते हैं, राइट। तो अब ये सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ कानून बनाने की पावर किसको दे रखी है, पार्लियामेंट को दे रखी है अंडर आर्टिकल 11, राइट। तो सिटीजनशिप को लेकर कोई भी लॉ बनाना है या उसको रेगुलेट करना है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के, तो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, राइट। तो इसके साथ ही हमारा सिटीजन वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है फंडामेंटल राइट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है ना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हर साल एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्के फंडामेंटल राइट्स में से रहते ही रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 16 किसके साथ डील करता है, या आर्टिकल 25 किसके साथ डील करता है, आर्टिकल 30 किसके साथ डील करता है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इनडायरेक्ट तो चलो बनाते ही है यूपीएससी वाले, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इसमें, आर्टिकल 12 to 35 डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से बोरो करे हैं, ये हमने बोरो करे हैं यूएसए से, राइट। यूएसए में क्या है, बिल ऑफ राइट्स। अब पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स जो है, इनको हमने बोला है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स की एक बहुत ही लंबी और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, जो कि जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मींस कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आपको लंबा प्रोसेस जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हो, या आप हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हो, राइट। तो 32 जो है अगेन फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसिएबल है। अब जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेबोरेट तरीके से इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनकी दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इवन के यूएसए में भी इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी फंडामेंटल राइट्स की, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड है, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है ग्रांटेड है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर एक पर्सन का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स हर एक पर्सन जो है उसको दिए जाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स जो है ये इंडिविजुअल की इक्वालिटी, डिग्निटी, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, हमारे नेशन की यूनिटी होगी, इन सबको बनाए रखने का काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है ये अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल को प्रिवेंट करते हैं। ऐसे ना हो कि कल को कोई किंग आकर बैठ जाए, बोले कि मैं कंट्री पे रूल करूंगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक अथॉरिटेरियन या डिस्पोटिक रूल को ये
प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। किसी को भी ऐसे जो है, किसी एक पर्सन को ऐसे किंग की तरह पावर यहाँ पे नहीं दी हुई, हर एक को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है ये लिबर्टी को, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। अब जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये क्या है? अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। अब फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, इनका मतलब क्या है कि जो सुप्रीम है, तो सुप्रीम क्या चीज है? सुप्रीम कोई पर्सन नहीं है, किसी पर्सन को हमने सुप्रीम नहीं माना। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम किसको माना है? हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम माना है लॉ को, कानून को सुप्रीम माना है। ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम है या प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, नहीं। सुप्रीम क्या है? सुप्रीम है हमारा लीगल सिस्टम, हमारा लॉ सुप्रीम है, राइट। इवन के जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस है, वो भी लॉ के नीचे आते हैं। लॉ को सबको फॉलो करना है। अब जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन है या फिर एक कॉमन मैन है, सबके लिए जो लॉ है वो बराबर है। तो फंडामेंटल राइट्स में हम ये आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम ये डिटेल में देखेंगे। अब फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला गया है? फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए हमने नाम दिया है क्योंकि एक तो ये ग्रांटेड है, दूसरे ये प्रोटेक्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 13 है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, आर्टिकल जो 13 है वो ही क्या है? वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या है? ये एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही एसेंशियल है, राइट। अब ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स दे रखे थे? तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी, जिसके साथ डील करते हैं आर्टिकल 14 टू 18। देन आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 जो है ये राइट टू फ्रीडम के साथ डील करते हैं। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23(4) आ जाता है इसमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आ जाते हैं आर्टिकल 29 टू 30। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 30 था इसके लिए, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको बाद में फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से हटा दिया गया था, राइट। तो एट प्रेजेंट जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या है? ये एक लीगल राइट है। एट प्रेजेंट जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या है? ये एक लीगल राइट है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300A में है। पार्ट कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 12 डील करता है इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है, आर्टिकल 300A में आता है, पार्ट 12 के अंदर, राइट। तो एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो 6th फंडामेंटल राइट कौन सा है एट प्रेजेंट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 इसके साथ डील करता है, जिसमें 5 टाइप्स की रिट्स दे रखी है अंडर आर्टिकल 32, राइट। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी की ही पूरी स्टोरी दे रखी है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से डिलीट कर दिया गया था। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। तो एट प्रेजेंट ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब यहाँ पे हम एक तरह से चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, एक तरह से चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स है ना वो 1 लाइनर फॉर्मेट में सारे के सारे आर्टिकल्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ पे मैम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम इनको आगे चलकर इसी चैप्टर में ही एक्सप्लेनेशन भी इनकी देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, राइट। तो पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन्स और एलियंस दोनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद हम चलेंगे फंडामेंटल राइट्स की
एक्सप्लेनेशन पे, राइट। तो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है। तो सबसे पहले आते हैं इक्वालिटी राइट्स, आर्टिकल 14 to 18। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम 12 to 35, लेकिन यहाँ से तो हम शुरू कर रहे हैं 14 से, तो आर्टिकल 12, 13 कहाँ गया? तो आर्टिकल 12, 13 का अगर मैं आपको बता दूं तो आर्टिकल 12 के अंदर दे रखी है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राइट। और आर्टिकल 13 के अंदर दे रखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये 12 और 13 जो है इनके साथ डील करता है। इसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आगे चलकर करने वाले हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी राइट्स के साथ डील करता है। अब अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि राइट टू इक्वालिटी के साथ कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं। आर्टिकल 14 to 18 जो है ये डील करता है राइट टू इक्वालिटी के साथ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में क्या दे रखा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में है। 16 में अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अब देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत हुआ करती थी, इवन कि इतनी थी कि जो लोअर क्लास के लोग होते थे ना, ये जो कास्ट सिस्टम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो इसमें जो शूद्र क्लास होती थी उसको बहुत ही मतलब अनटचेबल माना जाता था, गांव के बाहर रखा जाता था। उनकी इवन के शैडो जो होती थी उसको भी मना किया जाता था कि अगर किसी पे शैडो भी आ गई तो वो जो पर्सन है वो अनटचेबल है, राइट। तो अनटचेबल की अगर शैडो आ गई तो वो जो पर्सन है वो क्या है? अशुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस उस टाइम पे चलती थी। तो इसीलिए आर्टिकल 17 उसके साथ डील करता है कि आज के टाइम में इतनी ज्यादा अनटचेबिलिटी नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट्स में है लेकिन मोस्टली नहीं है। तो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स तक तो ठीक है, लेकिन जैसे महाराजा, अधिराजा वाले टाइटल्स है वो नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रीडम राइट्स। फ्रीडम राइट्स में आते हैं आर्टिकल 19 to 22। इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं राइट टू फ्रीडम के साथ? आर्टिकल 19 to 22। 19 में 6 फ्रीडम राइट्स दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। क्या मीनिंग है आगे चलकर हम डिटेल में करेंगे। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जब कन्विक्ट किया जाता है किसी ऑफेंस के लिए तो उस टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स बनते हैं उस पर्सन के भी जिसको कन्विक्ट किया जा रहा है, तो उसके राइट्स यहाँ पे दे रखे हैं आर्टिकल 20 में। 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 21A जो कि बाद में ऐड किया गया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट। नेक्स्ट आते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे 2 राइट्स है 23 एंड 24। 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। 24 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यहाँ पे चिल्ड्रन का प्रोविजन आता है 24 के अंदर। तो 24 का जो होता है वो चिल्ड्रन नहीं होता, बच्चा नहीं होता, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। 23 में गया है फोर्स लेबर कि 23 की एज में आप किसी के साथ फोर्सफुली किसी से लेबर नहीं करवा सकते, तो इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजियस राइट्स 25 to 28 आते हैं। 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में आता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 28 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 28।
देन आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, इसमें भी 2 आर्टिकल्स आते हैं। 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ पे माइनॉरिटीज की लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 29। एंड अंडर आर्टिकल 30 क्या है, माइनॉरिटीज को राइट्स दे रखे हैं टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ, यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दे रखी है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने जो राइट्स है उनको सिक्योर कर सकते हो। तो कौन कौन से रिट्स है यहाँ पे 5, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड कियोब्रंटो। ये 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो है ये मेंशन है आर्टिकल 32 के अंदर। अब इसका मीनिंग क्या है आगे चलकर हम देखेंगे, राइट।